सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सजग इंडिया के साथ आज हमारे साथ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो वर्तमान में उत्तराखंड में पुलिस अपर महानिदेशक आईपीएस राम सिंह मीणा जी हैं। सजग इंडिया की टीम के साथ आप आज हमारे इस मंच में हैं और साझा करेंगे आज हम तमाम वो बातें जो हमारे आने वाले समाज, देश और उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा का मिसाल जाएंगे। तो मीणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत सजग इंडिया टीम के साथ। नमस्कार और धन्यवाद आपका। एक शिक्षाविद के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, पुलिस के क्षेत्र में हो या संस्कृति और कल्चर के क्षेत्र में हो, वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम तमाम उन बातों से रूबरू होंगे मीणा जी से, क्योंकि मीणा जी का एक लंबा सफ़र रहा है। एक राजस्थान के छोटे से गांव कोटपुतली, जयपुर राजस्थान में आपका जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा आपकी उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र से हुई। उसके बाद आपने एमएससी, बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। आप एक शिक्षाविद के रूप में आपने बीएससी और एमएससी के बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया। और मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक प्रशासन और उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आप अलग अलग सेवाएं इस उत्तराखंड और देश को दे चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आज वो शख्सियत है जो एक गांव के छोटे से क्षेत्र से निकल के आज पूरे देश और उत्तराखंड के साथ साथ कई बार कई जगहों में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए 26/1/2015 को प्रेसिडेंट मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस के लिए सम्मानित किया गया। तो मीणा साहब, मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप अपना उस बचपन की वो बातें शेयर जरूर करेंगे हमारे युवा साथियों के बीच में। किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को जरूर बताएं। जैसा कि अभी ललित जी ने बताया, अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। मैंने भौतिक शास्त्र में एमएससी करने के बाद एडहॉक व्याख्याता का जॉब सबसे पहले शुरू किया चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। और मकसद आगे ये था कि कैसे देश की और समाज की सेवा कर सकें, क्योंकि मेरे परिवार में काफ़ी लोग फौज में थे, पुलिस में थे, सिविल सर्विसेज में थे और शुरू से ही ये जज्बा था कि देश की सेवा एक तो यूनिफॉर्म सर्विस में रहते हुए ज़्यादा हो सकती है, समाज की सेवा ज़्यादा हो सकती है और साथ ही जो कुछ करना चाहते हैं, किसी की भलाई करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो मन में एक इच्छा थी कि एक यूनिफॉर्म सर्विस में जाएं और देश की सेवा कर सकें सिविल सर्विसेज में जाकर। लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था, केवल अपनी खेती थी और राजस्थान में जैसा कि आप जानते हैं सिंचाई के भी बहुत ज़्यादा अच्छे साधन नहीं हैं, तो उसमें बहुत कोई ज़्यादा इनकम की संभावनाएं नहीं होती। लेकिन फिर भी शुरू की शिक्षा गांव में लेते हुए आगे मैं दूसरा जो बड़ा टाउन था वहां आया और वहां से बीएससी एमएससी करने के बाद में लेक्चरर, और एक उस समय सबसे ज़्यादा अच्छी नौकरी ओएनजीसी की मानी जाती थी और वो ओएनजीसी की नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली। लेकिन क्योंकि एक दिमाग में एक सपना था, एक ड्रीम था कि यूनिफॉर्म सर्विस करके आप देश की ज़्यादा, समाज की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओएनजीसी में मैं काम करता था, जोधपुर मेरी पोस्टिंग थी और ओएनजीसी का हेडक्वार्टर यहाँ कोलागढ़ में है, देहरादून में। तो मैं हर महीने यहाँ सरकारी कार्य से आना पड़ता था। तो एक बार मैं यहाँ आया, बहुत पहले की बात है, 1985-86 की। उस समय भी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या रहती थी और बिंदाल जो पुल था, ये बहुत सकड़ा पुल था। वहाँ मैं शाम को मेरी एक बस थी, मैंने जो बुक करा रखी थी, एसी बस थी, लेकिन बिंदाल पे जाम लगने की वजह से वो बस मेरी मिस हो गई। और क्योंकि मुझे दूसरे दिन बस पकड़नी थी, जोधपुर की ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं कोई एक ऑर्डनरी बस थी वो पकड़ के वहाँ से यात्रा कर रहा था। मुजफ्फरनगर के पास आते आते मेरी बस का टायर पंचर हो गया और जो बस स्टैंड है मुजफ्फरनगर का, उसके बिल्कुल सामने एसएसपी मुजफ्फरनगर का रेजिडेंस है। रात को 3 बजे ठंड में मैं चाय पी रहा था वहाँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, एक सपना
आया कि एसएसपी मुजफ्फरनगर यहाँ है, रेजिडेंस यहाँ है, और मुझे क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्विस का जज्बा है जिससे कि ज़्यादा समाज की सेवा कर सकूं, तो क्या पता मेरा आईपीएस में हो जाए और उसके बाद यूपी काडर मिले और मुजफ्फरनगर में एसपी एसएसपी रहने का मौका मिले। हालांकि जो सोचता है उसके अनुसार आदमी को वैसा ही लगन से मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की क्योंकि मेरे परिवार में मेरे चाचा थे, वो आईएएस में सेलेक्ट हो गए थे। और उसके दौरान हालांकि काफ़ी प्रयासों के बाद, क्योंकि मैं ओएनजीसी में रहते हुए ना अखबार थे वहाँ जैसलमेर डेजर्ट में, ना मैगजीन्स आती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और मैं तैयारी करता रहा। और पहले मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, रेलवे की ट्रेनिंग में करते करते फिर मैंने तैयारी करता रहा, क्योंकि परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि जो कि सपोर्ट कर सके, परिवार का भी ध्यान रखना था इसलिए। लेकिन मैं नौकरी में रहते रहते मैंने तैयारी अपनी जारी रखी और अंत में 1988 के एग्ज़ाम से मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। मैंने मसूरी में ट्रेनिंग ज्वाइन की और वो भी एक लंबी कहानी है कि मुझे बाद में उत्तर प्रदेश काडर मिला और मेरा जो सपना वो साकार हुआ कि मैं उसी एसएसपी मुजफ्फरनगर के रेजिडेंस में एसएसपी मुजफ्फरनगर भी रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आदमी सपना देखे और सपना देखने के बाद वैसा ही मेहनत करे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और ये चीज़ संभव बनाते हैं जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कबीर ने कहा है, कबीर के बड़ा दोहा बहुत फेमस है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके अलावा एक अच्छा दोहा कबीर जी का है, वो ये कहते हैं कि अगर लोहा है, लोहे को कंचन कौन बनाता है? वो बनाता है गुरु। या पारस के नाम से जानते हैं कि पारस एक ऐसी चीज होती है कि लोहे को कि लोहा पारस कंचन करे और वो करे गुरु करे महंत, यानी कि वो महंत यानी अपनी तरह गुरु कर देता है। तो ये मैं समझता हूँ शिक्षक हैं जो कि आदमी को उनके सपने हैं वो पूरे करवाते हैं और उसको एक ऐसी राह दिखाते हैं जिस पे चल के व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, जो असंभव चीज़ है वो संभव कर सकता है। जब गांव की कुछ बातें आप साझा करें, जब आप बचपन में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक पढ़े हैं या जो भी आपकी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई, उस दौरान जो परिवार का माहौल था और जो बचपन की यादें हैं, कुछ यादें आप अपने जीवन की ताज़ा करना चाहेंगे जो 5th क्लास तक आपको याद हों? देखिए, बिल्कुल जो गाँव हमारा बहुत छोटा सा गाँव है, जहाँ की उस समय बिजली नहीं थी, पानी की भी समस्या थी, बहुत दूर से पानी जो कुएं से, जो कि हमारे ओपन कुएं होते हैं, उससे रस्सी से खींच के पानी निकालते थे और उसके बाद लाते थे। बहुत दूर जाके नहाने जाना पड़ता था तैयार होके, और उसमें क्योंकि घर में काम करने वाले लोग नहीं होते थे, पहले कोई नौकर चाकर नहीं थे, सारा माता जी को काम करना पड़ता था। तो खुद भी जब जाते थे नहाने के लिए तो एक मटका पानी का भी अपने सिर पे रख के लाते थे कि जिससे कि घर का काम चले। और साथ ही क्योंकि घर में भैंस भी थी, बैल भी होते थे, बैल से खेती होती थी उस समय, तो उनके लिए फिर स्कूल से आने के बाद में चारा लाने के लिए खेत भी वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर थे, वहाँ चारा काटते थे, चारा काट के अपने सिर पे रख करके लाते थे, फिर उनको मशीन से बारीक बारीक काटते थे और फिर पशुओं को खिलाते थे। तो ये काम भी पढ़ाई के साथ साथ करना पड़ता था। साथ ही खेत में काम करने के लिए, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा तो क्योंकि बहुत छोटा, मैं केवल 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा, लेकिन फिर भी खेत में जो भी पिताजी का हाथ बटा सकते थे वो हाथ बटाया। और स्कूल बहुत छोटा था, एक स्कूल हमारा पहले गांव के अंदर था, उसमें 1-2 कमरे थे, वो भी उनकी हालत ऐसी नहीं थी। तो बाद में किसी ने, गांव वालों ने मिलकर 2 कमरे बाहर सड़क के किनारे बनाए। और क्योंकि 5वीं क्लास तक वहाँ बच्चे थे, तो सब बच्चे अंदर कमरों में नहीं बैठ सकते थे, तो हम ज़्यादातर जो वहाँ पे घने पेड़ होते थे उन पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ते थे। लेकिन कई बार जब बारिश आती थी तो उसमें बहुत मुश्किल होती थी, भीग जाते थे। और फिर जब घर आते थे, कोई बताने वाला कोई शिक्षक नहीं था, क्योंकि अभी आजकल ट्यूशन का ज़माना है और जो पेरेंट्स हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी उनकी मदद करते हैं बच्चों की। उस टाइम क्योंकि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे मेरे माता पिता। इसके अलावा गांव में बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और फिर बिजली नहीं होती थी, तो केवल लालटेन की रोशनी में या दिए की रोशनी में
बैठ करके पढ़ते थे, और कुछ चीज़ नहीं आती थी तो बड़ी मुश्किल से किसी को ढूंढते थे, पकड़ते थे। टीचर भी हमारे गांव में रहते थे, वो भी दूसरे गांव से आते थे, तो बड़ी मुश्किलों में रहते हुए हमने बिना बिजली के और बिना कोई आर्थिक बहुत ज़्यादा कोई उसके शुरू की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक जो जज्बा था कुछ करने का, आगे बढ़ने का, बड़ा आदमी बनने का, वो हमेशा शुरू से साथ रहा। और मैंने जैसे कि बताया, उसमें शिक्षक जो हमारे थे, खासतौर से जो प्राइमरी स्कूल के, उसमें एक दो टीचर इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे, वो कहते थे कि देखिए गांव छोटा है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। आजकल क्या हो गया समाज में कि टीचर्स की इज्जत नहीं करते हैं। पेरेंट्स भी कभी कुछ छोटी बात हो गई, पेरेंट्स ने टीचर्स ने बच्चों को कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स को शिकायत करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आधुनिकता बढ़ी है, आईटी का सेक्टर बढ़ा है, शिक्षा का अपार संभावनाएं बढ़ी है, लेकिन वो संस्कार, वो कहीं ना कहीं गुरुओं के प्रति सम्मान देखने में प्रश्न चिन्ह लगता हुआ जा रहा है। आज का जो युवा है, आज का जो 125 करोड़ देश की जो जनता है, पूरे विश्व में युवा शक्ति के रूप में उत्तराखंड इस समय जाना जाता है। आईटी के मामले में हम सबसे नंबर 1 में हैं, कृषि के मामले में हम नंबर 1 में हैं, और देखा जाए तो पूरे विश्व की जो ताकत है वो युवाओं पे टिकी रहती है। और आज जिस तरह से पड़ोसी मुल्क, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, बांग्लादेश हो, या अंतर्राष्ट्रीय पटल में चाहे वो नाइजीरिया, उत्तर कोरिया हो या दक्षिण कोरिया, इवन अमेरिका की और इजराइल की निगाहें भी इस समय हिंदुस्तान पे हैं। और जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का भाव हमारे हिंदुस्तान के साथ रखते हैं, कुछ राष्ट्र, चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा देके इंडिया को डैमेज करना चाहते हैं, या वो इंडिया की इकोनॉमी को नष्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि वो किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। उस समय में आज अगर हम देखें कि युवा अपने पथ चिन्हों से कहीं अगर विचलित हैं, तो उसके लिए जहां संस्कारों का अभाव, शिक्षकों का सम्मान में कमी, और सबसे बड़ा एक अगर कोई मुद्दा है तो वो नशाखोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ये जरूर बताएं कि क्या आज का युवा नशे के साथ इस देश का नाम रोशन कर सकता है, और जो आतंकवादी संगठन हैं वो किस तरह से हमारे युवाओं की जड़ों को नष्ट कर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश ने 1947 के बाद में बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरे देश इसलिए जलते हैं क्योंकि जिस तेज़ी से हमारा देश प्रगति कर रहा है तो उनकी निगाहें भी हैं, जलन भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे आपने कहा, हमारा बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, वो युवा है। और वो युवा है, उनमें एक जज्बा है, उनमें जोश है, ऊर्जा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस जोश को, उस ऊर्जा को एक पॉजिटिव वे में ले जाना, एक सकारात्मक ढंग से उसको प्रयोग करना, वो बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए अनुशासन केवल यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए, आर्मी या पुलिस के लिए जरूरी नहीं, लेकिन आदमी को प्रत्येक अपने जीवन में भी अनुशासन उतना ही जरूरी है। और अनुशासन का मतलब है कि अपने शिक्षक की इज्जत करना, समय से स्कूल जाना, जो काम है उसको करना, जो नौकरी करने वाले हैं अपने सही से कर्मठता से उसको काम करें। और साथ ही जैसा कि आपने कहा, ड्रग्स, जो युवा वर्ग है वो आज सबसे ज़्यादा जिसका खतरा है वो है ड्रग्स के, नशा। और चाहे वो नशा शराब का हो, और शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है ड्रग्स का। ड्रग्स भी दो तरह की आप जानते हैं, दो तरह की होती हैं, केमिकल ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स हैं। वो इतनी खतरनाक हैं कि व्यक्ति का पूरी पर्सनालिटी को, पूरे जीवन को समाप्त कर देती हैं। और अगर जिस तरह की आपने देखा, पंजाब जो कि हमारे देश का सबसे अच्छा, सबसे संपन्न राज्य था, लेकिन आज बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या हो गई हैं। सबसे बड़ी शराब की समस्या है, और ड्रग्स की समस्या से वहाँ का समाज जूझ रहा है, वहाँ का युवा जूझ रहा है, और उसको बहुत पीछे धकेल रहा है उस राज्य को। तो कोई भी समाज हो, अगर उसका युवा वर्ग सकारात्मक सोच नहीं होगी उसकी, ड्रग्स के से बिल्कुल अपने आप को इतर नहीं रखेगा, नशे से इतर नहीं रखेगा, तो प्रगति नहीं कर पाएगा। और कहीं कहीं उस प्रगति को जितनी तेज़ी से होनी चाहिए उस पर एक ब्रेक लगाएगा। तो इस कहीं ना कहीं नशा जो है नाश का कारण बनते हुए जा रहा है। और निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड में भी अब जो पड़ोसी हमारे राज्य, चाहे पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में जो नशाखोरी का गोरख धंधा चला है, उस पर समय समय पर पुलिस भी जागरूकता का काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन युवाओं को भी सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल, मेडिकल, मॉरल एजुकेशन और उसकी शिक्षा और उसका स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक भारत की नींव। बिल्कुल, जैसे कि पुलिस ने समय समय पर बहुत सारे एनजीओज के साथ मिलकर के, दूसरे जो डिपार्टमेंट उनके साथ मिलके नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए हैं।
एक नई जिंदगी के नाम से एक देहरादून में एक कार्यक्रम चलाया था। हाँ, तो उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए और जगह जगह उनको फिल्म को दिखाने के लिए स्कूल्स में जा जाके अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। लेकिन पूरी तरह से उस पर रोक तब लगेगी जब युवा खुद सोचेगा, खुद अनुशासन में रहेगा, खुद अपने बारे में सोचेगा, अपने समाज के बारे में सोचेगा, अपने देश के बारे में सोचेगा। केवल एनफोर्समेंट से थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए खुद युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को खुद अपने को देखना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। बिल्कुल। हम आज पुनः फिर आर एस मीणा जी के साथ यहाँ पर बैठे हैं और मैं फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र से, टीचिंग के क्षेत्र के बाद आपने रेलवे, ओएनजीसी और तमाम सेक्टर में काम किया है। आप उत्तर प्रदेश, आगरा, तमाम प्रकार के क्षेत्रों में, गाजीपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, ज्योतिफुला नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, कुमाऊं मंडल के तमाम क्षेत्र, गढ़वाल मंडल के तमाम क्षेत्रों में रहे और वर्ष 2014 से 2017 तक पदोन्नति के उपरांत अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड के पद पर भी तैनात रहे और वर्ष 2018 से अब तक पुलिस महानिदेशक प्रशासन, CID निदेशक सतर्कता और महाश्रेष्ठता होमगार्ड्स उत्तराखंड के पद पर नियुक्त हैं। सर, एक आपका USA में इंडियन क्राइसिस रिस्पांस टीम कोर्स विषय पे आपने प्रतिभाग किया था 3 मार्च 2003 को से लेके 11/4/2003 तक। तो उस USA में जो एकेडमी थी, पुलिस एकेडमी, उसकी कुछ बातें आप साझा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो हमारे बच्चे थे जी, उनको गुरुकुल में डाल दिया करते थे जी। और गुरुकुल में रह के, यानी कि पूरे अपने परिवार से दूर जाके वो पूरी तरह से शिक्षक को समर्पित कर देते थे और सारे उनमें संस्कार, उनको पढ़ाना लिखाना, संस्कार उसमें उनमें भरना, वो सारा काम शिक्षक का था। और उसमें सबसे बड़ी बात उनको सिखाई जाती थी वो अनुशासन। मैं उस एकेडमी में गया USA में, सबसे बड़ी बात वहाँ सीखी वो अनुशासन और समयबद्धता। वहाँ जितने भी हमारे एकेडमी में टीचर्स थे वो ज़्यादातर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन इतनी उम्र में, किसी की उम्र 60 साल रही होगी, कोई ज़्यादा की भी थे, वो भी, लेकिन 8 बजे का समय होता था तो 7:30 बजे वहाँ एकेडमी में आते थे और 1 मिनट क्या 1 सेकंड का भी कहीं भी किसी दिन भी उन्होंने कोई डिले नहीं किया। दूसरा, अनुशासन के मामले में उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग बहुत कराते थे दिन भर, हमारे यहाँ ट्रेनिंग में भी 20 राउंड फायर कराए, या जो हमारा ट्रेनिंग होता है हर साल उसमें जो प्रैक्टिस फायरिंग वो भी 20, लेकिन वहाँ पे दिन भर में हजारों राउंड फायर कराते थे। और उनका कहना था कि पिछले 10 साल से वो एकेडमी थी और एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है यहाँ। उसका कारण ये था कि अनुशासन। जब भी कोई आते थे वो सबसे पहले तो उनको पता था कि हम लोग सीनियर ऑफिसर्स हैं, रोज़ ये यहाँ फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो इंस्ट्रक्शंस थे कि क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, कैसे फायरिंग करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पहले फिर आके एक बार रिपीट करते थे और उसमें पूरा अनुशासन, अपने खुद भी अनुशासन को ऑब्जर्व करते थे और दूसरों के लिए भी। तो सबसे जरूरी है कि अनुशासन और समयबद्धता जी। और तीसरा सबसे बात सीखी वहां पे वो थी कड़ी मेहनत। वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, सारा काम खुद करते थे। हम लोग क्या करते हैं कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरे लायक नहीं है, ये चपरासी करेगा, वो सारा काम अपना खुद करते हैं जी। कोई काम उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। तो उनसे 3 चीजें सीखने की बातें हैं कि अनुशासन, दूसरा कड़ी मेहनत और तीसरा समयबद्धता। अगर ये आदमी या कोई युवा अपने जीवन में अपना ले तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, कोई भी चीज उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कड़ी मेहनत, अनुशासन और समय की एक कटिबद्धता को समझने की आवश्यकता है आज के युवाओं के लिए। और मैं अगले राउंड में एक 26 जनवरी 2005 को सर आपको प्रेसिडेंट मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस के लिए सम्मानित किया गया और उसके बाद 26/1/2013 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह के सम्मान जब आपने लिया तो क्या महसूस हुआ और अपने युवाओं को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बारे में भी आप साझा। देखिए, आप जब भी कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे, या मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए, मुझे इस पद पे होना चाहिए, मेरे साथ के वहाँ चले गए हैं, मुझे वहाँ पोस्टिंग क्यों नहीं दी। तो ये आजकल जो ब्यूरोक्रेसी है वो जब ये किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करती है किसी बात के लिए, किसी कहीं भी पोस्टिंग लेने के लिए, या अपना कोई उसमें स्वार्थ देखते हुए अगर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं किसी भी तरह से, तो वो
फिर हर काम में कॉम्प्रोमाइज़ उसको करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी अगर किसी की आपने कोई पद पाने के लिए किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया अपना सम्मान, तो मैं समझता हूं कि वो बाद में उसको सम्मान को उसको भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो काम, जो भी आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो काम आपको दिया जाए उसको पूरी शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ और कर्मठता के साथ में करेंगे। कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी काम बहुत वैसा नहीं है, तो आपको अपना जो भी आपने काम किया है उसका फल जरूर मिलेगा। गीता में कहा है कि फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। हाँ, तो वही आप कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको काम, अपना जो काम है वो अगर निष्ठा के साथ करते रहेंगे, मेहनत के साथ करते रहेंगे, तो उसका फल हमेशा जरूर मिलेगा आपको। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। आईपीएस राम सिंह मीणा जी के साथ सजग इंडिया की टीम ने एक संवाद कार्यक्रम रखा और निश्चित रूप से पूरे देश के युवाओं के लिए एक सकारात्मक संदेश ऊर्जावान के रूप में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा साहब, आप आज हमारे इस चैनल के प्रोग्राम में आए, आपने युवाओं को संदेश दिया और शिक्षाविद के रूप में आपने अपने सारे अनुभव साझे किए। सजग इंडिया टीम और पूरा देश के युवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।